आज आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं ऋषिकेश निवासी 81 बार के रक्तदाता, युवा व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार जैन जी से। जैन साहब, 81 बार रक्तदान करने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, ये है कि आज के समय में जो है ये रक्तदान जो है बहुत ज़रूरत भी है और ब्लड का कोई विकल्प भी नहीं है। जी भाई साहब, देखिए जगदीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे लिए समय निकाला। और रक्तदान एक्चुअली मेरा जो मानना है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में तो खून बनता नहीं है, भगवान की देन है और हमारा कुछ जाता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि रक्तदान ऐसा दान है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि मैं कई चीज़ें महसूस करता हूँ जो इस उम्र में अमूमन हमारे मित्रगणों को या इस उम्र के लोगों को हो जाती है। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से हमें फ़ायदा है, जो नई ब्लड सेल्स बनती हैं इन सब का फ़ायदा है। दूसरी बात, हम समाज में एक बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि शायद जब शुरू में हमने कभी 17 साल की उम्र में रक्तदान आरंभ किया था तो लगता था कि हमने किसी को रक्तदान कर दिया और ब्लड देने से एक व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन आज पता लगता है कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों को चढ़ा देते हैं। अलग अलग जो उसके तत्व हैं वो 4 लोगों के काम आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे रक्त से किसी की जान बचाने में हम सहायता कर सकते हैं तो हम, भगवान ने हमें माध्यम बनाया, मेरा मानना तो यही है। और एक ऐसी अनमोल चीज़ हमारे शरीर के अंदर है जिसका हमें शायद महत्व पता नहीं है, तो मुझे लगता है करना चाहिए सबको। जी। अच्छा, आपने जो है जैसे जो है 18 साल की उम्र से जो है रक्तदान करना शुरू किया, तो इसके पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? परिवार से या बाहर से, या किसी ने मोटिवेट किया कि ये तो बहुत बड़ा जो है छोटी उम्र में जो है बड़ा काम? मैं आपको सच बताऊंगा, देखिए चूँकि मैं अपने छात्र जीवन से राजनीति में आ गया था, तो पहले तो आप शौक मान लीजिए कि जब हम डिग्री कॉलेज पहुँचे तो शौक़ था कि चलिए ब्लड दे देते हैं। एक बार मुझे फ़ोन आया, एक हमारे जानने वाले कपड़े के व्यापारी थे कि बेटा फ़ोन, क्योंकि मैं थोड़ा सा सक्रिय था छात्र राजनीति में और वो जैन समाज के व्यक्ति थे, तो जैन अल्पसंख्यक है, बहुत छोटा समाज है, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि बेटे अगर हो सकता है तो कराओ, मेरे कोई स्टाफ हैं। तो मैंने कहा जी मेरा ब्लड है ए पॉजिटिव। मैं पहली बार ब्लड मैंने तब दिया और कोई मेरी ऐसी सोच नहीं थी, पर मुझे अच्छा तब लगा जब वो व्यक्ति बहुत उसने रिगार्ड किया कि भाई साहब आपने मेरी वाइफ की जान बचा दी। तो मुझे लगा ये तो बड़ा एक अनजाने में ऐसा काम हो गया। फिर भी बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकते हैं कि सीरियस नहीं था उस चीज़ के लिए। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसके बाद से मेरा नज़रिया बदल गया। मेरे एक रिश्तेदार हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक बार रात को मेरे पास आए, लगभग शायद जून के आसपास की बात है और ये घटना होगी 98 के आसपास, 1998 के आसपास। रात को वो घर पे आए, उन्होंने कोई बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव ग्रुप के लिए शायद बोला था कि किसी महिला की डिलीवरी होनी है, और मैं नींद में था। मैंने उनको अनजाने में मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं नींद में था और मैं गंभीर भी नहीं था रक्तदान के प्रति बहुत ज़्यादा उस समय तक। जब मैंने मना कर दिया, अगले दिन जहाँ आज हम यहाँ बैठे हैं इसी ऑफिस के सामने से एक शव यात्रा जा रही थी। मैंने देखा वो भी उसके अंदर हैं जो मेरे पास रात को आए थे। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा चाचा जी ये किसकी? उन्होंने कहा बेटा मैं रात को आया था और तुमने मना कर दिया था, तो ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ, उस महिला की डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई। भाई साहब उस दिन मुझे लगा कि मुझसे पाप हो गया, शायद क्या पता जान बच जाती अगर मैं कुछ कोशिश करता। तो उस दिन से गंभीर हुआ मैं रक्तदान के लिए, लोगों को प्रेरित भी करना आरम्भ किया, खुद भी रक्तदान रेगुलर हर 4-5 महीने में कोशिश करता हूँ कि किसी ज़रूरतमंद को रक्तदान कर दिया जाए। और लगभग ऐसा सौभाग्य मुझे मिल जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास कोई कॉल आ जाती है, 4-5 महीने में कभी ना कभी एक बार रक्तदान में कर देता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ललित मोहन मिश्रा जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, लगभग 50 से ऊपर अभी तक वो भी रक्तदान कर चुके हैं। राजेंद्र बिष्ट हमारे बहुत युवा पार्षद हैं, वो भी हैं, और भी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इन सब के माध्यम से भी, हेल्पिंग हैंड्स एक संस्था है, इन सब के माध्यम से भी रक्तदान चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक मुहिम है, रक्तदान और नेत्रदान तो होना ही चाहिए। अच्छा, इस समय 47 साल की उम्र हो गई आपकी और लगातार ये क्रम जो है आपका चल रहा है। भगवान की कृपा है भाई साहब, उसने ताकत दे रखी है तो चल रहा है, और जब तक चल पाएगा तब तक करेंगे, कोशिश तो यही है हमारी। अच्छा, ये जो है रक्तदान के साथ आपने नेत्रदान की भी बातचीत की, इसके लिए मोटिवेट करते हैं आप लोगों को? भाई साहब देखिए,
अपनी इच्छा तो बहुत है नेत्रदान की। अभी मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, अभी लगभग 1 साल हुआ है हमने उनका नेत्रदान कराया है। अच्छा। तो हम तो मानते हैं कि नेत्रदान अवश्य करना चाहिए। यदि स्वस्थ कोई व्यक्ति था जिसकी आंखें ठीक हैं हाँ जी। तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अंतिम संस्कार में तो सब जल ही जाना है। हाँ, हाँ। और किसी के काम आ जाए तो कोई बुराई तो उसमें नहीं है। जी। तो ऋषिकेश के बहुत सारे लोग हैं जो नेत्रदान की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ भाई साहब थोड़ा बहुत योगदान हम भी करते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा आप सामाजिक गतिविधियों में भी अलग अलग मैं देखता हूँ, कई उसमें भी आप जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। जी भाई साहब, जी जी जी। देखिए सामाजिक जो प्राणी है, चूँकि मैं राजनीतिक और सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरा मानना भाई साहब ये है कि समाज के प्रति हमारा दायित्व है। खाली सफ़ेद कपड़े पहनना कलफ वाले वो शौक़ नहीं है मेरा। मेरा मानना ये है कि समाज के प्रति हमारा दायित्व है। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप निर्वाचित हैं, और यदि आप नहीं भी हैं, हम एक समाज में रहते हैं, हम इंसान हैं, हम जानवर तो है नहीं। तो एक इंसान का इंसान के प्रति जो दायित्व होना चाहिए, मुझे लगता है तो निभाना चाहिए। गलत बात के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ भाई साहब कि समाज में यदि कोई बुराई पनप रही है तो भी मैं उसके खिलाफ़ बोलूँ, और यदि समाज में मेरे लायक कुछ भी हो सकता है तो कोशिश ज़रूर करता हूँ, अवश्य करता हूँ। अब भगवान उसमें हमें क्या फल देता है उसकी इच्छा तो मैं नहीं करता, पर मेरी कोशिश रहती है कि समाज में मैं भी और मेरे सब साथी भी, तो कई संस्थाओं से भी हम ऐसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे एक संस्था हमारी, एक अहम ब्रह्मास्मि योग मंदिर ट्रस्ट है, उसमें कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। कर्णपाल महाराज जी उसे चलाते हैं। एक हमने भी शुरू किया था लेकिन लॉकडाउन में बंद हो गई है वो। एक पुरानी जो डेनिम जीन्स है, पुरानी डेनिम जीन्स जो लोग फेंक देते हैं, जो यूज़ नहीं करते हैं, उससे हमने 4 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा था। उससे स्कूल बैग बनाने का काम आरंभ किया था। उसमें जो खर्चा है वो हम लोग लगाते थे, और वो स्कूल बैग फ्री हम बच्चों को, स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को देते थे। तो लेकिन लॉकडाउन के बाद वो क्रम टूट गया है, हालांकि पुनः उसे शुरू करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब। एक ज़रूरत की दीवार के नाम से मुहिम हर सर्दियों में 2 महीने के लिए हम चलाते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को, जिससे जो हमारे यूज़ में चीज़ें नहीं हैं वो वहाँ दे जाएं और ज़रूरतमंद लोगों से स्वतः ले जाएं। इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ भाई साहब, और सामाजिक चेतना तो रहनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जो हो सकता है भाई साहब वो कोशिश करने की हम। अच्छा, आप 5 साल पार्षद भी रहे नगर पालिका ऋषिकेश में जी। उस समय तो नगर पालिका ही थी। हाँ जी, हाँ जी। 2003 से 2008 का समय था भाई साहब। उसके पहले मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष था ऋषिकेश में 1997 में। राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा रहा, तो उसके अलग दायित्व थे। तो देखिए, पार्षद होना या नहीं होना भाई साहब, ये मेरा मानना है कि आपको जनता जब चुनती है, मैं हूँ या कोई भी हो, तो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और उस जिम्मेदारी पे खरा तभी उतरेगा व्यक्ति, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है जनता के काम आना। तो मैंने कोशिश तो भरपूर की। अब कितना होगा भाई साहब, ये तो जनता ही इसका जवाब दे सकती है। मैंने अपने उस पूरे कार्यकाल में और उसके बाद भी, क्योंकि 2008 में वो कार्यकाल ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी आज तक मेरी कोशिश ये रहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए मेरे पास आया है और उसने मुझे अप्रोच किया, तो मेरे बस का होगा कि नहीं होगा, पर मैं कोशिश अवश्य करता हूँ। चाहे वो प्रशासन का काम हो, पुलिस का काम हो, जनता का काम हो, तो सड़क से लेके और अधिकारी तक बात करने में फिर पीछे नहीं हटता भाई साहब। कोशिश तो यही रहती है। राजनीति भी समाज सेवा ही है, अगर उससे जो है हम किसी लोगों की मदद कर सकते हैं वो भी समाज सेवा ही है। बिल्कुल भाई साहब, और हम तो राजनीति में इसीलिए हैं कि समाज का काम कर पाएँ। राजनीति में बहुत सारे लोगों के लिए अर्थ हो सकते हैं दूसरे, मेरा तो राजनीति के लिए यही अर्थ है कि राजनीति आदमी को इसीलिए करनी चाहिए कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज ही पहले है, और वही समाज आपको राजनीति में जिंदा रखता है। तो राजनीति तो समाज के लिए ही होनी चाहिए भाई साहब, यही मेरा मानना है। अच्छा, राजनीति में भी जो है दल आपको पसंद नहीं आ रहे हैं न बीजेपी न कांग्रेस उत्तराखंड में तो 2 ही दलों की चल रही है अभी तक, दोनों आपको पसंद नहीं है? नहीं भाई साहब, मैं अभी वापस कांग्रेस में आ गया हूँ। लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है। मेरे जो राजनीतिक जीवन का आरंभ था वो NSY से था, कांग्रेस में ही था। मैं 2 चुनाव में छात्र संघ के कांग्रेस के NSY के टिकट पे ही जीता। फिर उसके बाद मैं दूसरी पार्टियों में गया, लेकिन मैं वापस कांग्रेस में आ गया हूँ। लेकिन देखिए, पार्टी अपनी जगह है। मेरा मानना भाई साहब ये है, कई बार लोग पूछते हैं, आपने जो पूछा ग्रामीण साहब मेरे से भी सही सवाल आपने पूछा, लोग पूछते हैं कि यार पार्टी क्यों बदलते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, लोगों को तो लगता है कि छवि खराब होती है, पार्टी बदलने का ठप्पा लगता है। लेकिन मेरा मानना ये है भाई साहब कि मेरी जो सोच है, गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आत्मसम्मान को पीछे धकेल के हम, किसी का कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। तो पार्टी तो भाई साहब एक विचारधारा जरूर है। तो आज मैं कांग्रेस में वापस इसीलिए हूँ
बेशक सत्ता में नहीं है पार्टी, वो एक अलग बात है, परंतु मैं सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को, अपनी खुददारी को ऊपर रखता हूँ। और पार्टी और राजनीति वाकई में मेरे लिए समाज सेवा का ही एक माध्यम है। तो मैं इसीलिए, देखिए, मैं 3 पार्टियां मैंने बदली हैं अपने राजनीतिक जीवन में, और वापस आज उसी पार्टी में आ गया जो मेरी मातृ पार्टी थी। तो भाई साहब, पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे भी अपेक्षा मैं यही करता हूँ, पार्टी के अपने साथियों से भी यही अपेक्षा करता हूँ, जितना मेरे, क्योंकि देखिए ऋषिकेश नगर ने खूब प्यार दिया है। मैं लगातार, आज 2022 अभी चल रहा है, 1992 से पूरे 30 साल मुझे छात्र जीवन से आज तक सामाजिक ज़िंदगी में हो गए। तो ऋषिकेश नगर ने खूब प्यार दिया, ऐसा नहीं है। और हमारी आज 4थी पीढ़ी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है हमारा जो जीवन है वो उत्तराखंड के लिए समर्पित है भाई साहब। आंदोलनकारी भी हम लोग रहे हैं, तो करना तो यही चाहिए बस। और राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का ही माध्यम है। कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये तो भविष्य जानता है, पर अभी कोशिश यही रहती है कि हम समाज का काम करते रहें। देखो, जैसे आज़ादी के समय लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, सब कुछ किया, तो उन लोगों को तो हम सैल्यूट करते ही हैं। घर घर तिरंगा वाली बात हो, चाहे दूसरी भी हो, जय हिंद के हम नारे लगाते हैं, लेकिन धरातल पर काम दिखना चाहिए। जैसे आप लोग हैं, ये धरातल ये काम है। वास्तव में ये भी आज़ादी के आंदोलन में जैसे उस समय लोगों ने किया, तो आज समाज के लिए जो रक्तदान जैसी ज़रूरत को पूरा करना है, ये तो वास्तव में वैसे ही जो है वही सम्मान के पात्र हैं आप लोग। नहीं भाई साहब, मैं तो इसमें सम्मान का पात्र इसलिए नहीं मानता अपने आप को कि हम लोग तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर 1-1 यूनिट ब्लड देना शुरू कर देगा तो ब्लड बैंक को तो कमी नहीं रहेगी, पूरे देश में ब्लड बैंक भर जाएंगे हमारे यहाँ के। तो ये तो खैर जन जागरूकता का काम है और ये करना चाहिए। और जहाँ तक बात भाई साहब, अभी हम बात कर रहे थे आंदोलनकारियों की, एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। हमारे ऋषिकेश क्षेत्र से अभी 3-4 साल पहले लगातार एक के बाद एक शहादत हुई सीमा पर। हमारे यहाँ के 5 जवान लड़के चले गए। उसके पहले कारगिल युद्ध के समय भी 2 लोग हमारे, मनीष थापा जी और अमित सेमवाल जी शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे यहाँ प्रदीप रावत जी हुए, हमीर पोखरियाल जी हुए, लगातार एक श्रृंखला बन गई। 6 हमारे यहाँ के अमर शहीद हैं। तो पिछले 5 सालों से हमने एक परंपरा आरंभ की है। 15 अगस्त आने वाला है चूँकि, तो लोग आज तिरंगा फहरा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं मानता हूँ भाई साहब, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारे दिलों में है, तिरंगा हमारे दिलों में है। तो हमने एक परंपरा आरंभ की थी और आज 6ठा साल है। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है। हम बहुत सूक्ष्म और सादा कार्यक्रम करते हैं हर 15 अगस्त को। शहीद मनीष थापा जी का स्मारक है ऋषिकेश में। जो हमारे शहीद परिवार हैं उनके जो कर कमल है, मतलब जो शहीदों के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके कर कमलों से हम ध्वजारोहण कराते हैं हर वर्ष। तो आज ये 6ठा वर्ष हमारा आरंभ हो गया है। तो इस 15 अगस्त को कराते हैं हम। तो इस 15 अगस्त को भी हम कोशिश करेंगे कि वो सब लोग आए, हमें अपना आशीर्वाद दें। क्योंकि मेरा मानना भाई साहब ये है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, हम उसका महत्व समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो ठीक है। लेकिन हमारे लिए कपड़े का टुकड़ा हो सकता है किसी के लिए, परंतु उस तिरंगे के लिए लोगों ने शहादत दी है। तो मुझे लगता है कि पहला अधिकार तो उन्हीं का है उस पर। तो जो शहीद परिवार है उनको हर वर्ष हम सम्मानित भी करते हैं। हर वर्ष बहुत छोटा सूक्ष्म कार्यक्रम होता है, उसमें कोई मुख्य अतिथि, कोई नेता नहीं होता। जो आएगा वो भीड़ में रहता है, मुख्य अतिथि हमारे वो परिवार ही होते हैं उसमें। बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का आशय ये है कि हम नारे तो पूरे साल भर 15 अगस्त 26 जनवरी को लगाते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हम वर्ष भर वैसा अपने दैनिक जीवन में अपनाते कहाँ हैं। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, देशभक्ति ही 2 दिन के लिए जागती है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। पर भाई साहब, देश कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। देश तो देश है। पूरा देश जो है सब धर्मों से मिलके बना है, सब जातियों से मिलके बना है। देश संविधान से चलता है, तो संविधान को मानना अति आवश्यक है। और तिरंगा झंडा सर्वोपरि है। तिरंगे की जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता कभी भी, ये मेरा मानना है। और दैनिक जीवन में तो मुझे लगता है कि देश की सम्मान की भावना तो हर एक भारतवासी के मन में है। पर शायद इस समय पर कुछ, मुझे लगता है भाई साहब, शिक्षा प्रणाली में कुछ भेद आए हैं। क्रांतिकारियों के बारे में चैप्टर्स नहीं है, तो जो नई पीढ़ी है उसे नहीं पता लग पाता कि क्रांतिकारियों ने क्या किया है, क्या बलिदान दिए हैं। तो ये शायद सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा इस विषय में। क्रांतिकारियों के संबंध में, स्वतंत्रता जो संग्राम था हमारा, उसके चैप्टर्स वापस बढ़ाए जाने चाहिए। क्योंकि CBSE ICSE प्रणाली में कुछ कम है, ये मैंने महसूस किया है। जो हमने पढ़ा है बचपन में, वैसा इतिहास अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, आप उत्तराखंड आंदोलन में भी आपने प्रतिभाग किया? जी भाई साहब, जी मैं लगातार सक्रिय रहा भाई साहब। जो पहली रेल हमारे यहाँ रोकी गई थी उसमें भी मैं था, और उसके बाद से लेकर 9 नवंबर
जब, क्योंकि छात्रों से आंदोलन आरंभ हुआ था, आपको अच्छी तरह से पता होगा, हम छात्र जीवन में थे उस समय, तो ऋषिकेश के बहुत सारे युवा थे, तो सब ने आरंभ किया। उस समय तो आरक्षण की लड़ाई पहले शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई उत्तराखंड आंदोलन में, तो सब लोग आंदोलनकारी, बहुत सारी लंबी भीड़ है ऋषिकेश में। पर थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का होता है कि मेरे सहित बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज तक चयन नहीं हो पाया, चयनित नहीं हुए, जो आंदोलनकारी हैं। देखिए, हमें तो ना कोई पेंशन चाहिए भाई साहब, ना कोई नौकरी चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ इतना कि ये गर्व की बात है कि हम उत्तराखंड आंदोलन में रहे हैं, एक इतिहास है, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बता पाए हम, अगर वो एक परिचय पत्र में मिल जाएगा तो प्रयास है उसके लिए। भाई साहब 3 बार मैं अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक तो चयन नहीं हुआ है उसमें, सारे सबूत भी हैं हालांकि, पर देखिए सरकार की एक पॉलिसी है, जैसे भी वो करेंगे। अच्छा, ये है व्यापारियों के प्रति ये माना जाता है कि व्यापारी तो जो है, मतलब जो है समाज में जो है व्यापारी वर्ग जो है ज़्यादा जो है आम उसका जो है शोषण करता है, जो समाज में जो प्रचलित है। और एक आप भी व्यापारी हैं जो आप खून ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भाई साहब ये तो एक धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, व्यापारी टैक्स भी देता है, व्यापारी हर राजनीतिक दल को सहयोग करता है, व्यापारी सामाजिक कार्यक्रमों में, मान लीजिए जागरण है, कोई रामलीला है, कोई जलसा है, कोई किसी धर्म का जुलूस निकलना है, व्यापारी उसमें चंदा भी देता है। तो देखिए, लेकिन लाभ कमाना तो सबका उद्देश्य है ना। व्यापारी अगर अपनी दुकान चलाता है, चाहे वो छोटा व्यापारी है या बड़ा व्यापारी है, देखिए कोई काला बाजारी करता है उसका पक्ष हम कभी नहीं लेते, लेकिन एक सब्जी बेचने वाले से लेके एक बड़े व्यापारी तक, व्यापारी अपना इन्वेस्टमेंट करके एक निश्चित मुनाफा कमा रहा है और उसमें समाज को योगदान भी देता है। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग भाई साहब दुनिया में हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया व्यापार मंडल के अध्यक्ष, अभी आपने खुद भी, रानी अरुण शर्मा जी हैं, यहाँ ललित मोहन मिश्रा जी हैं, तो ये लोग भी व्यापारी हैं और लगातार व्यापार हित के साथ साथ समाज का भी काम करते हैं। तो भाई साहब हर तरह के लोग हर तरफ हैं, आईना तो 2 तरह का होता ही है, तो 2 पहलू हैं उसके। पर अमूमन व्यापारी बहुत अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्यापारी तो वो है जो व्यापार कर रहा है, उसे किसी दिन दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपने सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या में लगा है और किसी का बुरा तो नहीं करता व्यापारी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है समाज में जो है अब जो है जैसे रक्तदान है, नेत्रदान है, ऐसी चीज़ें जो हैं बढ़ती रहनी चाहिए समाज में। और भी आप लोग संगठनों के माध्यम से रहते हैं, तो समाज को इसमें और क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? और भी जो लोग जो हैं, तो कुछ भ्रांतियाँ भी रहती हैं, लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से शरीर को कमजोरी आ जाएगी या नेत्रदान करने से न जाने क्या हो जाएगा। कुछ भ्रांतियाँ हैं बहुत सारे लोग, हिंदू धर्म में भी जैसे मैं कहूँ, लोग कहते हैं कि कोई अंग हमने डोनेट कर दिया, दान कर दिया, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। सब बहुत सारी जो है अंधविश्वास है। देखिए भाई साहब, मैं तो ये मानता हूँ, ये जो हमारा शरीर है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये भगवान की देन है। और ये अंधविश्वास तो अपनी जगह है, क्योंकि देखिए अंधविश्वास में तो जो लोग उलझे हैं वो जीवन भर उलझे रहेंगे, वो मेडिकल साइंस को भी नहीं मानते। लेकिन मैं तो आपको ये उदाहरण दे सकता हूँ भाई साहब, मेरा वज़न नहीं बढ़ा है आज तक, जिसने मुझे 25 साल पहले देखा लगभग मैं आज भी वैसा हूँ। तो ये रक्तदान का प्रभाव है कहीं ना कहीं। मुझे अभी तक कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है। मेरे लगभग सभी साथियों को डायबिटीज़ की दिक्कत शुरू हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत शुरू हो गई है, लेकिन आज तक हमें नहीं हुई। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ब्लड डोनेशन एक बड़ा कारण है, क्योंकि रक्तदान भी वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैंने अभी 6 तारीख को भाई साहब लास्ट दिया है, पिछले महीने 6 तारीख को, अभी 1 महीना हो गया है मुझे। तो भाई साहब देखिए, मेरा मानना ये है, ये जागरूकता हमारे कहने से नहीं आएगी। ये जागरूकता मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हमारे परिवार में से हम कौन दे सकते हैं ब्लड। अच्छा, एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग कि भाई साहब ब्लड की आवश्यकता तो बाहर से अरेंजमेंट हो जाए। ये व्यवस्था बाहर से बनाने वाली बात, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन अपने पास से देना ये अति आवश्यक है। और कोई कमजोरी, कोई बीमारी किसी तरह की भाई साहब ब्लड से नहीं आती है। नेत्रदान तो मरणोपरांत होता है। एक हमारे मित्र हैं इंद्रेश मैखुरी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं रुद्रप्रयाग से, उन्होंने देहदान का भी भाई साहब फॉर्म भरा हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, तो कोई बुराई नहीं है भाई साहब। और मैं तो, ये जन जागरूकता का विषय है, मेरा मानना है कि ये चलता रहना चाहिए और खुद से मतलब स्वतः ब्लड देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमारे तो नायक आप लोग, आप और आप जैसे ही लोग हैं। नहीं, आप, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, आप और आप जैसे लोग जो है समाज में जो ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है, पर आज़ादी तो हमारे लिए देखिए बहुत बड़ा एक मामला है, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। किसी का नाम हो गया, किसी का नाम नहीं हुआ। तो भाई साहब मैं तो मानता हूँ कि आज़ादी का महोत्सव आज
ठीक है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और बाल्यकाल से भाई साहब मैं हमेशा ध्वजारोहण में गया हूँ, प्रेरित करता हूँ बच्चों को भी कि जाएं हम, पूरा दिन हम अपने भी झंडे का बैच लगा के रखते हैं। कोशिश तो रहती है भाई साहब। उसके पहले हालांकि जब हम सक्रिय रहते थे अपने छात्र जीवन में, लगातार 12 साल तक हमने एक शाम शहीदों के नाम से कल्चर एक्टिविटीज़ भी कराई, तो लगातार रहता है भाई साहब। तो आज़ादी के तो मायने भाई साहब अलग अलग हैं लोगों के लिए, मेरा मानना ये है। तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, रक्षाबंधन की भी और स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं आपको। जी, मैं भी भाई साहब पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अपील आपके माध्यम से भाई साहब ये करना चाहता हूँ सरकार से। ये आपने उचित मंच आज मुझे दिया अपनी बात कहने का, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं उठाता हूँ ये बात को। जो हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा है उसकी कोई लिपि नहीं है, आज तक उसे लिपिबद्ध उस तरीके से नहीं किया गया। क्योंकि देखिए, जैसे मेरे रिश्तेदार गुजरात में भी रहते हैं, हमारे कुछ जानने वाले बंगाल में भी रहते हैं, वहाँ पर लिपि है। पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में लिपिबद्ध करके स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर हमारा कल्चर, हमारी भाषा वो बोलचाल में क्यों नहीं आ पाती, उसका एक बड़ा कारण है कि स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। सरकार को इस पर ज़रूर एक एकेडमी बनाकर ध्यान देना चाहिए भाई साहब। और मेरा मानना है कि नई पीढ़ी जब हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी बोलचाल के लिहाज से बात करेगी तो उत्तराखंड की संस्कृति भी मजबूत होगी, उत्तराखंड भी मजबूत होगा। सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए भाई साहब, ये मेरा सुझाव है और आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग भी है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये। खंडूड़ी सरकार के समय ये बात आई भी थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यहाँ की जो है गढ़वाल की जो उत्तराखंडी बोली भाषा लिपि है, इस पर भी जो है बात होना चाहिए, लेकिन वो फिर राजनीति की भेंट चढ़ गया वो मामला। निश्चित रूप से होना चाहिए भाई साहब। देखिए, राजनीति की भेंट तो बहुत चीज़ें चढ़ी। हमने पब्लिक स्कूलों के खिलाफ लगातार 7 साल तक आंदोलन चलाया, NCERT कोर्स लागू भी करा लिया, हाई कोर्ट तक भी गए हम, सब कुछ हुआ, प्रधानमंत्री तक भी बात चली गई, फीस एक्ट का प्रारूप तय हो गया, 2 सरकारें बदल गई, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। तो भाई साहब, राजनीति की भेंट तो बहुत चीज़ें चढ़ जाती हैं, लेकिन कम से कम जो हमारा समृद्ध जो विरासत है उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। और प्रदेश को हम किस तरह सांस्कृतिक रूप से जीवित रख सकते हैं, उस पर तो सरकार को गंभीर मंथन करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे। थैंक यू।